नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं। इस वर्ष की होने वाली बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी हम साथ के साथ कर रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हमने जो है अपनी बुक के अंदर टिक किया है। साथ ही एमपी बोर्ड या विमर्श पोर्टल की हम बात करें तो उनके द्वारा जो है एक प्रश्न बैंक भी जो है जारी की गई है, जिसमें से बोला गया है कि इस वर्ष आने वाले परीक्षा के अंदर जो है इसके प्रश्नों में से आने की संभावना जो है वो ज़्यादा रहेगी। तो इसी क्रम में जो है हम आज हल करने वाले हैं पूरी प्रश्न बैंक के ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न बैंक के अंदर दिए गए हैं, और साथ ही हम जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल करते जा रहे हैं। तो आप बने रहिए इस चैनल के साथ, और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनेंगे, जिसके साथ ही जो है आप ये कर पाएंगे कि आप 25 में से 25 ऑब्जेक्टिव जो है पूरी तरीके से पेपर के अंदर सही कर पाएंगे। तो हम शुरू करते जाते हैं। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर नीचे की तरफ जो है प्रश्न आता जाएगा, और उसका हल या आंसर जो है हम यहाँ पर बोर्ड पर इसको देखते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं की, तो इससे जो आने वाले ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन रहेंगे वो उनकी संख्या रहेगी 1, अर्थात यहाँ पर जो है एक ही प्रश्न आपको जो है पूछा जाएगा इस प्रश्नावली में से। तो यहाँ पर जो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है आपके पास में वो है 96 और 404 का एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 96 का एचसीएफ अपने को ज्ञात करना है और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो 96 के गुणनखंड आपको निकालने पड़ेंगे। 96 के गुणनखंड अपने को प्राप्त होंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 96। 96 के गुणनखंड अपने को प्राप्त हो गए, और 404 के जो मिलेंगे अपने को 2 × 2 × 101। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर भी हमने इसको सॉल्व किया था। अब इसका क्या ज्ञात करना है अपने को? एचसीएफ ज्ञात करना है, और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात ऐसे गुणनखंड जो सभी जगह मिलते हैं उन गुणनखंडों को अपने को लेते जाना है, बाकी को छोड़ना है। तो यहाँ पर 2 का एक जोड़ा बन गया इसलिए 2, और यहाँ पर भी 2 का एक जोड़ा मिल गया इसलिए इस गुणनखंड से 2 मिला। तो इसका एचसीएफ जो होगा वो कितना अपने को प्राप्त हो जाएगा? 4 के बराबर प्राप्त होगा। तो इसका जो आंसर नंबर बी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो अपने को दिया हुआ है इसके अंदर कि यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 32 है और एचसीएफ 8 है तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। 2 संख्याओं का गुणा कितना दिया है? 32 दिया है, और एचसीएफ वो किसके बराबर है? 8 के बराबर है। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है। तो गुणा अपने को कितना दिया? 32 दिया हुआ है। एलसीएम अपने को ज्ञात करना है, और एचसीएफ कितना है? 8 है। जब आप इस 8 को इधर लेकर के आएंगे तो बटे में चला जाएगा, तो 32/8। तो एलसीएम अपने को यहाँ पर कितना मिल जाएगा? इसका एलसीएम मिल जाएगा 4। इसका जो है राइट आंसर होगा 4, अर्थात यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है वो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। यदि 2 संख्याओं P और Q, जहाँ पर P = AB² है और Q = A²B है। P = हमको दिया हुआ है AB², और Q = दिया हुआ है कितना? A³ दिया हुआ है। तो इनका क्या ज्ञात करना है अपने को? इनका एलसीएम निकालना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम के लिए क्या करना पड़ेगा? एलसीएम की परिभाषा जो होती है कि संख्याओं से संबंधित प्रत्येक गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनखंड जो होगा वो एलसीएम होगा। देखिए कैसे होता है। अगर ऐसे नहीं आता है परिभाषा से तो आप इसके गुणनखंड कर लीजिए। ए और B² को लिख सकते हैं B × B, ए को क्यूब को लिख सकते हैं A × A × B। अब एलसीएम में क्या करते हैं? एलसीएम में सभी गुणनखंडों को लेते हैं। पहले तो कॉमन गुणनखंड लिख लीजिए, A है और दूसरा कौन है? यहाँ पर B है। इसके अलावा जो बचते हैं उन सभी को अपने को शामिल करना है, अर्थात यहाँ से मिला B और यहाँ से मिलेगा A × A। तो A और A कितना मिल गया? A³ और दूसरा कितना मिला? B² मिला। तो परिभाषा भी यही कहती है कि प्रत्येक गुणनखंड में बड़ी घात का
तो देखिए कॉमन यहाँ पर ए बी सब कॉमन आ रहे हैं, तो बड़ी घात कौन सी यहाँ पर ए क्यूब है, और यहाँ पर बी में बड़ी घात जो भी होगी वो होगी, इसलिए इसका जो आंसर है वो कितना मिलेगा अपने को, ए क्यूब बी स्क्वायर मिलेगा। और ये हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है आंसर नंबर सी, इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए खाली स्थान भरो। इसके अंदर सबसे पहले जो दिया हुआ है √3 एक संख्या होती है, अर्थात रूट के अंदर अगर कोई संख्या लिख दें, कैसी संख्या है 3, यहाँ पर रूट के अंदर अगर हम कौन सी संख्या लिख रहे हैं, अभाज्य संख्या लिख रहे हैं। जब भी रूट के अंदर अभाज्य संख्या लिखी जाती है अर्थात इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, और ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो इसका जो खाली स्थान है वो हम लिखेंगे कि √3 जो है वो कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको कभी कभी ऐसा ही पूछा जाता है √p, जहाँ पर p के अंदर कौन सी संख्या होती है, p अभाज्य संख्या है, तो √p को क्या बोलेंगे, √p को हम अपरिमेय संख्या बोलेंगे। और यहाँ पर सिर्फ p के बारे में पूछा जाए तो p जो होगी वो अभाज्य संख्या होगी, अंदर लिखी हुई संख्या है वो हमेशा अभाज्य संख्या होती है। और अगर इसको रूट के साथ बोला जाए तो अपने को कौन सी संख्या मिलेगी, अपरिमेय संख्या मिलेगी, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है। परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएँ कहलाती हैं। अच्छा, परिमेय के साथ में अगर हम अपरिमेय भी मिला दें, एक तो परिमेय संख्या का समुच्चय हो गया और दूसरा जो है वो अपरिमेय का हो गया, तो इन दोनों को मिला करके हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं R से। तो अपरिमेय और परिमेय दोनों ही वास्तविक संख्याएं होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्याएं। इसका रिक्त स्थान में हम भर देंगे वास्तविक संख्याएं हैं। चलिए अगला जो भाग दे रखा है इसका तीसरा, HCF ऑफ AB और LCM ऑफ AB। दो संख्याओं का HCF और LCM का गुणा किसके बराबर होता है, दो संख्याओं के HCF और LCM का गुणा। देखिए सूत्र आपका पहले से लिखा हुआ तैयार है, यहाँ पर पहले भी हम पढ़ चुके हैं इसको, कि दो संख्याओं का गुणा किसका, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है LCM ऑफ AB गुना HCF ऑफ AB। यहाँ पर संख्याएं कौन कौन है, पहली संख्या A है, दूसरी B है, तो ये किसके बराबर होता है, इन दोनों के गुणा के बराबर होता है। अर्थात हम यहाँ पर भरेंगे A गुना B, क्योंकि हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणा के बराबर होता है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमारा जो है ये थर्ड वाला था। अब फोर्थ वाला जो भाग है उसके अंदर अपने को दिया हुआ है a बराबर x³ y² दिया हुआ है, b बराबर अपने को दिया हुआ है, b का मान दिया है x² y³, जहाँ जो है बोला गया है कि x और y जो है कैसी संख्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात इनमें कोई भी कॉमन नहीं होगा x x में और y y में। तो यहाँ पर इन दोनों का क्या निकालना है, अपने को HCF निकालना है। जैसा कि हमने LCM की परिभाषा यहाँ पर पढ़ी थी, इसी तरीके से HCF की परिभाषा ये कहती है कि संख्याओं से संबंधित उभयनिष्ठ गुणनखंड में छोटी घात का गुणनखंड। उभयनिष्ठ देखिए यहाँ पर कौन आएगा, x आएगा, और यहाँ पर कौन आएगा, इन दोनों में y आएगा। तो सबसे छोटी घात यहाँ पर x³ बड़ा है, और इसमें x में देखिए छोटी घात किसकी है, x² की है, और y में छोटी घात किसकी है, y² की है, इसलिए इसका HCF कितना होगा, x² y²। दूसरा तरीका क्या है कि हमें दिया हुआ है x और y × y, ये हो गया x³ y²। b का मान कितना है, x × x, और y का मान 3 बार y³, ये हो गया। अब अपने को HCF निकालना है। HCF कैसे निकालते हैं हम, जितने कॉमन गुणनखंड होते हैं उनको लिखते हैं हम। तो यहाँ से x का एक जोड़ा बन गया, इसका भी एक जोड़ा बन गया, दूसरा x भी हमारे पास में मिल गया। अब कौन कॉमन है, यहाँ पर देखिए y यहाँ पर भी है, y यहाँ पर भी है, तो एक y लिखा, दूसरा y ये और ये, तो एक y भी हमारा कॉमन है। इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है, ये x और y में कुछ भी हम कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों ही जो अभाज्य हैं। तो इस प्रकार अपने को इसका HCF मिलेगा x² × y² के बराबर मिलेगा। अगला जो भाग है हमारा सत्य असत्य बताइए। तो सत्य असत्य में सबसे पहले है √2 अपरिमेय संख्या है। जी हाँ, √2, जहाँ पर 2 कैसी है, देखिए 2 जो है वो क्या है, अभाज्य संख्या है। जब 2 अभाज्य संख्या है तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो √2 जो है अपरिमेय संख्या है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे कि यह जो है एक सत्य कथन है।
अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर अंकित नहीं किया जा सकता। देखिए संख्या रेखा पर कौन सी संख्याओं को अंकित करते हैं हम, इसे हम कौन सी संख्या रेखा बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या रेखा। और वास्तविक संख्या रेखा क्यों बोला जाता है, रियल नंबर लाइन बोलते हैं, रियल नंबर लाइन। और क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऐसी संख्या रेखा है जिस पर हम सभी संख्याओं को निरूपित कर सकते हैं, चाहे वो कैसी भी हो, परिमेय हो या अपरिमेय हो, सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। इसलिए ये जो कथन है कि अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर अंकित नहीं किया जा सकता है, तो अब 9th में भी हमने देखा था कि हमने √2, √3, √5 को संख्या रेखा पर अंकित किया था। तो इसका जो दूसरा वाला जो भाग है वो कैसा हो जाएगा, ये असत्य कथन हो जाएगा, क्योंकि हम अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बिल्कुल सत्य कथन है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये अंकगणित का आधारभूत प्रमेय का कथन है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। अपरिमेय संख्या, देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की हम बात करें तो जब संख्याओं के दशमलव प्रसार की हम बात करते हैं तो ये दशमलव प्रसार जो होता है वो दो तरह का होता है। कैसा होगा दशमलव प्रसार, या तो वो शांत होगा या फिर अशांत होगा। शांत मतलब जहाँ पर भाग जाना हमारा ख़त्म हो जाए, पूरा पूरा भाग जो है चला जाए, दशमलव के बाद भी कोई नीचे शेषफल नहीं बचे, तो ये तो एक शांत प्रकार का दशमलव प्रसार हो गया। और अशांत फिर दो तरह का होता है। अशांत में एक होता है आवर्ती, रिपीटेड, जिसे हम बोलते हैं, और एक होता है अनावर्ती, जिसे हम बोलते हैं नॉट रिपीटेड। ठीक है, तो यहाँ पर ये होता है टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग तरह का जो होता है। तो शांत को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग और अशांत मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में दो चीज़ें हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड और नॉट रिपीटेड। तो शांत मतलब यहाँ पर हमारा भाग खत्म हो गया, तो किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत होगा। और दूसरा जो है परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण कैसा होता है, अशांत आवर्ती तरह का होता है। तो परिमेय संख्याओं के दशमलव निरूपण दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो शांत होगा या फिर जो है अशांत आवर्ती होगा। और अगर अशांत अनावर्ती है तो उसे हम बोलेंगे कि वो जो संख्या है वो कैसी है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि उसमें जो हर बार हम भाग देते जाते हैं कोई ना कोई नया अंक जो आता रहता है, रिपीट नहीं होता है। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। प्रत्येक अपरिमेय का, तो यहाँ पर तो अशांत आवर्ती किसका होता है, परिमेय का होता है, और अपरिमेय का कैसा होता है, अशांत अनावर्ती होता है। इसलिए ये जो है कथन कैसा हो जाएगा, असत्य कथन हो जाएगा कि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती नहीं होता है। परिमेय संख्या p/q का दशमलव प्रसार शांत होगा यदि q बराबर 2n गुना 5m के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ ये एक प्रमेय दे रखा है कि कोई भी हमारी परिमेय संख्या है जो p/q रूप की है, p/q रूप की है, तो ये बोला गया है कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत होगा यदि ये जो हर है, हर अर्थात q, हर को अगर हम 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। मतलब हमने क्या किया, हर के अभाज्य गुणनखंड निकाले, और हर का अभाज्य गुणनखंड को अगर हम 2n और 5m के रूप में अगर लिख सकते हैं तो हम बोलेंगे कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि दशमलव प्रसार शांत होगा यदि 2n और 5m के रूप में लिखा जाए, तो यह जो है क्या हो जाएगा, एक सत्य कथन हो जाएगा। अगला जो है हमारा वो एक शब्द या वाक्य में उत्तर अपने को लिखना है इनके। तो पहला प्रश्न जो आपका मिलता है यहाँ पर, यदि a और b दो प्राकृत संख्याएं हैं तो HCF ऑफ AB और LCM ऑफ AB में क्या संबंध होता है। अभी हम देख चुके हैं यहाँ पर कि HCF किन्हीं दो संख्याओं का HCF और LCM का जो गुणा होता है उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये संबंध हमारा होगा दोनों संख्याओं के लिए। यदि √p अपरिमेय संख्या है तो p कौन सी संख्या है,
चलिए, रूट पी अभी बताया था कि रूट के अंदर लिखी गई जो ये संख्या होती है हमेशा कौन सी संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। कब? जब ये अपरिमेय हुई तो इससे हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर जो p होगा वो अभाज्य संख्या होगी। ये p के बारे में पूछा गया तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि p जो है वो अभाज्य संख्या है। यदि p एक अभाज्य संख्या है, q धनात्मक पूर्णांक है, p a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो p किसको विभाजित करेगा? p के बारे में क्या कहा जाएगा कि कौन सा तथ्य जो है निश्चित रूप से कहा जा सकता है यदि p जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो इसके बारे में हम बोलेंगे कि p जो है a को भी विभाजित करेगा। अर्थात यदि किसी संख्या के वर्ग में किसी अभाज्य संख्या से हम जो है भाग लगाते हैं तो उस संख्या का वर्ग हटा दें तो भी जो है उसको ये विभाजित करेगा। ये भी हम समझ चुके हैं, प्रमेय है कि p जो है a को भी विभाजित करेगा। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय लिखिए। तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय का कथन, उसकी तैयारी भी हम पिछले वीडियो में देख चुके। इसके अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है और ये गुणनखंड क्रम के बिना जो होंगे वो अद्वितीय होंगे। अर्थात प्रत्येक भाज्य संख्या को हम जो है अभाज्य गुणनखंडों के रूप में जो है लिख सकते हैं। इसमें क्रम महत्वपूर्ण नहीं है। आप जो है जब भी किसी संख्या, कोई भाज्य संख्या दे रखी है तो उसके अभाज्य गुणनखंड अगर निकालते हैं तो वो जो अभाज्य गुणनखंड रहेंगे अद्वितीय रहेंगे। अर्थात उस संख्या के उनके अलावा कोई भी अभाज्य गुणनखंड आपको प्राप्त नहीं होंगे। ये अंकगणित का आधारभूत प्रमेय का कथन है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले अध्याय के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के साथ में जो आपकी प्रश्न बैंक के अंदर दिए गए हैं। इनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे।